आज की यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? तो हम इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, आप कहानी अंत तक देखना और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काशीपुर नामक एक छोटे से गांव में एक आदमी राजेश रहता था। राजेश एक गरीब लकड़हारा था जो अपनी जीविका जलाने के लिए लकड़ी काटता और उन्हें बेचता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था और दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। लकड़ी काटने से जो कमाई होती वह बहुत कम थी, जिससे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे और अक्सर भोजन की कमी होती थी। एक दिन राजेश की पत्नी सरिता, जो इस तंगी भरे जीवन से तंग आ चुकी थी, उससे कहती है, राजेश, क्या हमें ऐसे ही जीते रहना होगा? क्यों ना हम शहर जाकर कोई और काम करें? यहां सिर्फ लकड़ी काटकर बेचने से तो हमारी जिंदगी नहीं सुधरेगी। राजेश गंभीर होकर कहता है, सरिता, मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, ये सब शहर में कहां? मैं नहीं चाहता कि हम इस बारे में फिर से बात करें। सरिता निराश होकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में असंतोष बना रहता है। अगले दिन राजेश फिर से जंगल की ओर निकलता है। वह सोचता है कि आज वह कुछ बड़ा पेड़ काटेगा ताकि ज्यादा लकड़ी मिल सके, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे कोई बड़ा पेड़ नहीं मिलता। हारकर वह एक छोटे पेड़ को काटता है और लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए बाजार की ओर बढ़ता है। बाजार में कोई भी उसकी लकड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। वह निराश होकर सोचता है कि शायद आज उसे बिना लकड़ी बेचे ही वापस जाना पड़ेगा। तभी उसे एक आदमी पुकारता है, ओ लकड़हारे, यहां आओ। राजेश उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, महाराज, आपको लकड़ी चाहिए? आदमी कहता है, हाँ, मुझे सारी लकड़ी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 10 रुपये दूंगा। राजेश कहता है, महाराज, ये बहुत कम है, लेकिन मैं थक गया हूं, इसलिए ठीक है, दे दीजिए। राजेश लकड़ी देकर 10 रुपये लेता है और वापस जाने की तैयारी करता है। तभी वह आदमी कहता है, क्या तुमने खाना खाया? मेरे पास बहुत सारा खाना है, चलो खाना खा लो। राजेश पहले तो मना करता है, लेकिन आदमी के जोर देने पर वह खाने के लिए रुक जाता है। उस दिन उसने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था। वह आदमी, जो पंडित शास्त्री के नाम से जाना जाता था, बहुत दयालु और उदार था। उसने कहा, जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाना। राजेश ने धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आगे से मैं आपको लकड़ी आधे दाम पर दूंगा। पंडित शास्त्री मुस्कुराए और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अब राजेश रोजाना लकड़ी काटता और उसे पंडित शास्त्री के पास आधे दाम पर बेच देता। उसकी पत्नी सरिता इस फैसले से नाखुश थी। उसने एक दिन कहा, राजेश, हम खुद इतने गरीब हैं और तुम लकड़ी आधे दाम पर बेचते हो, हम कैसे जी पाएंगे? राजेश ने जवाब दिया, सरिता, पंडित शास्त्री एक अच्छे आदमी हैं, वे सभी की मदद करते हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। सरिता थोड़ी नाखुश थी, लेकिन उसने राजेश की बात मान ली। राजेश का मानना था कि पंडित शास्त्री जैसे व्यक्ति की मदद करना एक पुण्य का काम है। वह अपने जीवन को इस नई दिशा में चलाता रहा। एक दिन जब राजेश जंगल में लकड़ी काट रहा था, वह एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की एक मोटी शाखा को काटते समय वह शाखा अचानक टूट गई और राजेश नीचे गिर गया। वह सीधे एक साधु के पास गिरा जो वहां तपस्या कर रहे थे। साधु की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने गुस्से में राजेश को शाप दे दिया, तुम एक कुत्ते बन जाओगे। राजेश घबरा गया और उसने माफी मांगी, महाराज, मैं नहीं जानता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने कहा, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें शाप दिया है और मैं इसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस शाप से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूं। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का भोजन करना होगा जो सबसे श्रेष्ठ दान करता हो। यदि तुम उसका बचा हुआ भोजन खाओगे और तुम्हारा पूरा शरीर सफेद हो जाएगा तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। अब राजेश एक कुत्ते के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता है। पंडित शास्त्री ने अपने भोजन का कुछ हिस्सा बाहर फेंका और राजेश ने वह भोजन खाया।
उसका आधा शरीर सफेद हो गया। राजेश को समझ में आ गया कि उसे पूरी तरह शाप मुक्त होने के लिए किसी और महान दानी की तलाश करनी होगी। वह गांव-गांव घूमता रहा और अंत में संतोष नाम के एक किसान के घर पहुंचा जो बहुत उदार और धर्मात्मा था। संतोष ने उसे अपने भोजन का हिस्सा दिया और जैसे ही राजेश ने वह खाया, उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और वह अपने मानव रूप में वापस आ गया। अपने पुराने जीवन में वापस आकर राजेश ने समझ लिया था कि दान और धर्म का महत्व क्या होता है। उसने पंडित शास्त्री और संतोष का धन्यवाद किया और अपना जीवन उन्हीं की तरह उदार और दयालु बनाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद वह गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए गया और उनसे अपने जीवन की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, राजेश, तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि सच्चे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने दान और धर्म के रास्ते को अपनाकर अपने शाप को समाप्त कर दिया। यही कर्म की शक्ति है। राजेश ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया हूं कि कर्म में कितनी शक्ति होती है। अब मैं अपने जीवन को इसी मार्ग पर चलाऊंगा। राजेश ने गांव में एक छोटे से आश्रम की स्थापना की जहां वह जरूरतमंदों को भोजन और सहायता प्रदान करता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उसके आश्रम में आकर दान देने लगे। राजेश ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसकी पत्नी सरिता भी अब उसकी इस नई दिशा में उसका साथ देने लगी। उसने महसूस किया कि सच्चे मन से की गई सेवा और दान का फल अवश्य मिलता है। दोनों ने मिलकर कई जरूरतमंदों की सहायता की और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। एक दिन राजेश ने अपने आश्रम में आए सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें कर्म की महत्ता के बारे में बताया। उसने कहा, जीवन में हमें जो भी मिलता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। अच्छे कर्म हमें अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म का परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चे मन से अच्छे कर्म करने चाहिए। लोगों ने राजेश की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में कर्म की महत्ता को समझा। राजेश का आश्रम अब एक बड़ा केंद्र बन चुका था, जहां लोग आकर सीखते थे कि सच्चे मन से अच्छे कर्म कैसे किए जाएं। राजेश ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया था। वह नियमित रूप से ध्यान और साधना करता और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता। उसने गांव के युवाओं को भी शिक्षा देने का कार्य शुरू किया ताकि वे भी जीवन में सही दिशा पा सकें। एक दिन एक युवा ने राजेश से पूछा, गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म सही है या गलत? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हारा कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी है और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता तो वह कर्म सही है, और अगर तुम्हारा कर्म स्वार्थी है और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो वह गलत है। राजेश ने ध्यान से बुद्ध की शिक्षाएं सुनी। बुद्ध की बातों ने उसके मन को छू लिया और उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि अब उसे केवल अपने भले के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी काम करना होगा। उसने संकल्प लिया कि वह न केवल अपनी स्थिति सुधारने के लिए मेहनत करेगा बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद भी करेगा। राजेश ने अपने पुराने तरीके से जीने का तरीका बदलने का फैसला किया। अब वह केवल लकड़ियां काटने के बजाय गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसने देखा कि गांव में कई लोग गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं। उसने उन लोगों की मदद के लिए अपने आसपास के पेड़ों से फल इकट्ठा करने का फैसला किया। राजेश ने अपने काम में बदलाव करके अपनी कमाई बढ़ा ली, लेकिन उसने इसका एक बड़ा हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान कर दिया। राजेश की पत्नी, जो पहले उसकी मदद को लेकर संदेह में थी, अब उसके इस नए रूप को देखकर गर्व महसूस करने लगी। उसने भी राजेश के इस काम में उसका साथ देने का निर्णय लिया। वह गांव की महिलाओं के साथ मिलकर गरीबों के लिए खाना बनाने लगी। धीरे धीरे राजेश और उसकी पत्नी के प्रयासों से गांव का माहौल बदलने लगा। लोग खुश रहने लगे और उनके चेहरों पर संतुष्टि की झलक दिखने लगी। एक दिन जब राजेश जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग पास के मंदिर में चोरी कर रहे हैं। राजेश ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उससे भाग गए। उसने गांव के मुखिया को इसकी सूचना दी
लेकिन मुखिया ने इसे एक छोटी सी घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। राजेश चिंतित हो गया कि अगर गांव के लोग इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करते रहेंगे तो उनका गांव जल्दी ही अपराधियों का अड्डा बन जाएगा। उसने गांव वालों को एकत्र किया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट होकर इन चोरों का सामना करेंगे तो वे अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। गांव वालों ने राजेश की बातों को गंभीरता से लिया और सभी ने मिलकर गांव की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। गांव के लोग अब सतर्क रहने लगे और रात के समय पहरेदारी करने लगे। राजेश ने गांव के युवाओं को एकत्रित कर उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि वे अपने गांव की सुरक्षा कर सकें। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट हो गए और चोरों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में चोरों ने गांव में फिर से प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक एकजुट हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने गांव को कभी भी किसी भी प्रकार के अपराध का शिकार नहीं बनने देंगे। राजेश की यह पहल गांव के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई। उसकी वजह से गांव का माहौल बदल गया था और अब लोग न केवल खुद की बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने के लिए प्रेरित होने लगे थे। एक दिन जब राजेश अपनी मेहनत और संघर्ष के दिनों को याद कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सभी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और समझा कि उसके कर्म ही उसकी असली पूंजी थे। राजेश ने अपने गांव में एक सभा बुलाई और वहां सभी गांव वालों के सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से अपनी किस्मत को बदला। उसने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और अपनी किस्मत को खुद संवारें। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। राजेश की मेहनत और उसकी सच्चाई ने उसे गांव का एक आदर्श नागरिक बना दिया था। राजेश अब न केवल एक अच्छे लकड़हारे के रूप में जाना जाता था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था जिसने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया और अपने अच्छे कर्मों से एक नई राह बनाई। उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि कर्म में बहुत शक्ति होती है और यही शक्ति हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। राजेश की कहानी बुद्ध की शिक्षाओं के साथ मिलकर अब एक नई दिशा में चल पड़ी थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से कुछ अच्छा सीख पाए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।